हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अ पैसेज टू इंडिया नॉवल को, जो कि लिखा है एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर ने। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं हम की पॉइंट्स को कि आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। बायोग्राफी डिस्कस करेंगे, जिस पर मैं एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर की बायोग्राफी पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन इसके अंदर हम बायोग्राफी को देखेंगे नॉवल के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको डिटेल बायोग्राफी जाननी है तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे इस नॉवल का, टाइटल सिग्निफिकेंस देखेंगे, राइटिंग स्टाइल देखेंगे। राइटिंग स्टाइल के अंदर हम लोग देखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू को, सेटिंग को, स्ट्रक्चर को और आयरनी को। सेकेंड पार्ट में इसका बनाऊंगी क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर, थीम्स के ऊपर और सिंबल्स के ऊपर, और लोकल इंडियंस के ऊपर और ब्रिटिश कम्युनिटी के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं बायोग्राफी को। E.M फॉस्टर के नाम से ये जाने जाते हैं और इनका पूरा नेम एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर है। ये सक्सेसफुल नॉवेलिस्ट थे, लिबरल ह्यूमनिस्ट थे, ब्रॉडकास्टर थे, एसेइस्ट थे, नॉवेलिस्ट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इन्होंने नॉवेल्स लिखे, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी, आर्टिकल्स लिखे और रेडियो प्रोग्राम्स में भी काम किया। ये 20th सेंचुरी के नॉवेलिस्ट थे और ये जनवरी 1879 लंदन में पैदा हुए। He was only child in his family. His father died when he was only 1 year old. He was raised by his mother, grandmother and his father's aunt. In 1970, Foster died of several health issues in Coventry, England. He never married because of his homosexuality. He was a writer of sensitivity and insight. His work explored what it means to be human through inheritance and intimacy, betrayal, and the golden threads of kinship. His subject is human nature. He was most honest and depicts true picture of the people. Friendship is most important thing in his writing. He was trying to find possibility of good relations. ये सारे मैंने इनकी बातें लिखी हैं नॉवल के पर्सपेक्टिव से। A controversy about his quote, "Personal friendship is more important than national duties." He believed that the main facts in human life are 5: birth, food, sleep, love, and death. He was a person who believes in compassion above all kind of barriers. His purpose to bring people close to each other. और ये चीज़ हमें इनके नावल में भी दिखेगी कि ये कैसे मल्टी कल्चर दिखाते हैं और कैसे उनकी फ्रेंडशिप दिखाते हैं। His passage to India dedicated to his friend मसूद। इनकी बायोग्राफी से हमें पता चलता है कि ये एक लेक्चरार भी रह चुके हैं, तो वहाँ पर इनकी एक फ्रेंडशिप हो गई थी एक इंडियन से जिसका नाम था मसूद। वो इनका स्टूडेंट था, लेकिन फिर इनकी फ्रेंडशिप हो गई थी उनके साथ। मसूद एक इंडियन था और ये इनको वहीं से ही एक इनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई इंडिया देखने की। तो ये इंडिया गए मसूद के पीछे, अपनी फ्रेंड के पीछे। वहाँ जाके इन्होंने नावल लिखना शुरू किया, पैसेज टू इंडिया, ठीक है। ही टुक 13 ईयर्स दिस नावल टू रोट। इन्होंने 13 ईयर्स क्यों लिए थे? क्योंकि पहले ये गए इंडिया, इन्होंने जाके विज़िट किया, इन्होंने नावल लिखना शुरू किया, लेकिन वहाँ पर इन्होंने वहाँ से आके एक और नावल लिखा। क्योंकि ये होमोसेक्सुअल थे, तो इन्होंने वो नावल लिखा अपने फ्रेंड को डेडिकेट करने के लिए, मसूद को, ठीक है। जब वो नावल इन्होंने लिख लिया, क्योंकि वो होमोसेक्सुअल के ऊपर बेस करता था, तो ये पब्लिश तो करवा नहीं सकते थे। और फिर इन्होंने पैसेज टू इंडिया जो लिखना शुरू किया था वो छोड़ दिया। फिर ये सेकंड टाइम दोबारा गए इंडिया, फिर वहाँ जाके इन्होंने दोबारा से सब कुछ देखा और विज़िट किया और दोबारा फिर इन्होंने नावल लिखा। इस तरह इनको टाइम लग गया नावल लिखते लिखते, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट इन्होंने किया, लेकिन स्टार्ट करके फिर एक और नावल शुरू कर दिया, वो ख़त्म किया, फिर ये वाला दोबारा से शुरू किया, ठीक है। जो इनका नावल है पैसेज टू इंडिया, वो पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करता है। जब ये गए थे विज़िट के लिए इंडिया और उन्होंने जाकर खुद एक्सपीरियंस किए थे, ठीक है। In the novel, Foster emphasis on the racial differences received more importance than that on cultural differences. देखते हैं जी कैसे। सबसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। The action of a passage to India takes place entirely in India.
Foster was a British writer and the most of his readers were British. Thus, the work reflects not only the contemporary India but also यहाँ इंग्लैंड आना है, मैंने इंडिया लिख दिया गलती से, तो यहाँ इंग्लैंड आएगा। यानी कि खुद वो ब्रिटिश थे और उनके रीडर्स जो थे मोस्टली वो भी ब्रिटिश थे। तो इनकी जो राइटिंग है वो इंडिया की भी कम्युनिटी को भी डिस्क्राइब कर रही है और इंग्लैंड की भी, ठीक है। Moreover, although Foster published the book in 1924 during the reign of King George V, जिसकी वजह से इनको एडवर्डियन नॉवलिस्ट कहा जाता है, ठीक है। Between the time Foster visited India and began writing this novel, 1912 to 1913, जब इन्होंने विज़िट फर्स्ट टाइम किया था, एंड द टाइम ही फिनिश्ड इट, तब टाइम था 1924। अब इस ड्यूरेशन के अंदर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखते हैं। क्या चेंजेस थे कि ब्रिटिश हैड अंडरगोन द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। ब्रिटेन हैड वॉन द वॉर। अब उन्होंने वॉर तो जीत ली थी, लेकिन नुकसान क्या हुआ था, 750,000 ब्रिटिश सोल्जर जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी, और मिलियन ब्रिटिश एम्पायर के थे और 2 मिलियन दूसरे थे। ये जो थे वो बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के इंजर्ड हो गए थे, ठीक है। These losses affected people's attitude toward tradition and authority। अब जो एक पावर दिखती थी ब्रिटिश की वो लूज हो गई, ठीक है, उनका एटीट्यूड भी कम हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट अर्लियर हैड मार्क्ड ब्रिटेन्स एटीट्यूड अबाउट इट्स एम्पायर and its place in the world was replaced with doubts and uncertainty. Between 1912 and 1924, the British political landscape had also changed. Liberal parties have two major parties in Britain. The Liberals had won the majority of votes in 1908 and they were in power till 1915. अब लिबरल्स और कंजर्वेटिव की वॉर हुई थी। लिबरल्स जो थे पहले वो जीत गए, ठीक है, वोट, और उन्होंने फिर पावर में थे 1915 तक। उसके बाद क्या हुआ कि उनके सपोर्टर कम हो गए और लेबर पार्टी जो थी उसके हम लोगों के ये जो थे E.M फॉस्टर वो भी सपोर्ट में थे, वो जीत गए। लेकिन लेबर पार्टी कितने दिन उनकी विक्ट्री रही, सिर्फ 10 मंथ्स, ठीक है, वो 10 मंथ्स के लिए पावर में रहे। उसके बाद क्या हुआ, पार्टी हैड बिकम द मेन अल्टरनेटिव टू कंजर्वेटिव्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ब्रिटिश एम्पायर वाज बिगनिंग टू चेंज एंड द चेंज वाज मोस्ट एविडेंट इन आयरलैंड। अब आयरलैंड जो था उसके अंदर ऐसा चेंज आया कि 1960 के अंदर आयरिश इंडिपेंडेंस हो गई, ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दी, ठीक है। इससे क्या हुआ कि Ireland had gained limited independence, had to strengthen the idea of possible Indian independence in the mind of many Indians। अब वहाँ से उनके दिमागों में, इंडियंस के दिमागों में आया कि हम लोगों को भी आज़ादी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो अब जो फॉस्टर का नावल है ये उसी टाइम के अंदर सेट है। फॉस्टर नावल इज सेट ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इंक्रीज्ड टेंशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड देयर इंडियन सब्जेक्ट, ठीक है। The British presence in India had begun in the 1600s. Okay, when a British trading company, the East India Company, gained a strong foothold in Madras, Bombay, and Calcutta. The Indian population consisted of a number of different ethnic and religious groups with little sense of an overall Indian identity. The British thus able to increase their power in India. इस नावल के अंदर भी हम लोगों को दिखेगा कि इंडियंस लोकल इंडियंस जो हैं, जो नेटिव पीपल हैं, उनकी सोच कैसी थी और ब्रिटिश की कैसी थी, ठीक है, और उनका कल्चर भी यहाँ पे और ट्रेडिशन भी यहाँ पर सब कुछ उन्होंने डिस्क्राइब किया फॉस्टर ने, ठीक है, और कैसे फिर ब्रिटिश ने उनके ऊपर अपना रूल किया, ठीक है, कैसे वो पावर के अंदर आए। इंडियंस वर फॉरबिडन टू होल्ड हाई गवर्नमेंट ऑफिसेज। ये भी हम लोगों को दिखेगा कि जो अथॉरिटी वाली पोजीशन थी वो ब्रिटिशर्स के पास होती थी, इंडियंस को अलाउ नहीं था। और अगर हम लोग देखें कुछ स्टेट के अंदर इंडिया की, वहाँ पर अगर अथॉरिटी ब्रिटिशर्स के पास नहीं होती थी तो वहाँ के वो महाराजाओं के पास और प्रिंसेस और प्रिंस वगैरह उन लोगों के पास होती थी, ठीक है, और उन लोगों के साथ उनकी फ्रेंडशिप अच्छी होती थी, ठीक है। बाय द टाइम अ पैसेज टू इंडिया देयर वाज सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फॉर इंडियन इक्वालिटी एंड इवेंचुअल इंडिपेंडेंस इन द फॉर्म ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। There is some critical argument over the time period during which Foster's novel is set.
In any case, Foster's novel is not only concerned with its own time but also look forward to future. अब जो नॉवल है वो हम लोगों को सिर्फ पास्ट नहीं दिखा रहा, वो फ्यूचर भी दिखाएगा, यानी कि हिस्ट्री के साथ साथ फ्यूचर भी बता रहा है. वो कैसे? द नॉवल hints that the two groups may be able to put aside their traditional difference and live in harmony. However, this did not turn out to be a case. फॉस्टर का नावल का एक पर्पज़ ये भी था, जिस तरह यहाँ पे बात हुई कि पास्ट भी दिखाया, फ्यूचर भी दिखाया, फ्यूचर के लिए भी उन्होंने एक सोच दी कि बेशक कल्चर डिफरेंट हो, ट्रेडिशन डिफरेंट हो, लेकिन दो कम्युनिटीज़ एक जगह रह सकते हैं खुशी से, एक दूसरे के ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करके, एक दूसरे की प्राइवेट रिलीजियस जो है उन लोगों का पर्सपेक्टिव उसको छेड़े बगैर, उसके अंदर घुसे बगैर. प्राइवेट लाइफ होती है हर एक की, उसके अंदर किसी को घुसना नहीं चाहिए. तो इस तरीके से हंसी खुशी दो कम्युनिटीज़ एक जगह रह सकते हैं, ये इन्होंने आइडिया दिया था इस नावल के अंदर. टाइटल सिग्निफिकेंस देखते हैं. E.M Forster took the title of the novel from American author Walt Whitman's poem Passage to India, published in 1871. The word passage referred to the Suez Canal, the 121-mile waterway that connects the Mediterranean Sea to the Red Sea and the Indian Ocean. When canal opened on November 17, 1869, ships from England and other European countries could reach the Orient without sailing around Africa. Whitman's poem celebrates the canal as a great engineering achievement. More important, though, it hails the canal as a means to improve communication between East and West and thereby foster cultural, spiritual and social interaction benefiting everyone. जी, इस लाइन के अंदर पूरी बात का निचोड़ है कि उन्होंने टाइटल लिया इस पोइट से. उसके पोइम का नाम था पैसेज टू इंडिया, जो पब्लिश हुई 1871 के अंदर. उसके पीछे की स्टोरी क्या थी और फिर फॉस्टर की स्टोरी क्या थी, ठीक है. वही मेन रोल उनका, मेन उनकी चीज़ कि ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए, उनका कल्चर्स और उनकी ट्रेडिशंस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ करके एक जगह सही से रह सकते हैं. लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ भी. General theme of the novel is that in spite of engineering achievements such the canal, the world has a long way to go before people of different cultures, religions and social systems can live side by side peacefully as co-equals. जो मैंने अभी आपको बात बताई है, ठीक है. Only sincere goodwill can bring them together as brothers, as Foster points out through his character Cyril Fielding, an Englishman who sympathizes with Indians. जी, ये हम लोगों को नावल के अंदर एक कैरेक्टर मिलेगा जो इंग्लिशमैन है, और अज़ीज़ का जो हम लोगों का मेजर कैरेक्टर है उसका ये फ्रेंड होता है, और उसके साथ साथ वो उसका पूरा साथ देता है हर मामले के अंदर, ठीक है. नेक्स्ट मूव करते हैं आगे. हम लोगों को पास आ जाएगा राइटिंग स्टाइल. अ पैसेज टू इंडिया कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क्स ऑफ फिक्शन written in the 20th century. Foster has used various literary techniques and elements which make this novel unforgettable piece of literature even today. देखते हैं कैसे. सबसे पहले आ जाएगा पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर हम बात करेंगे नरेटर की, नरेटिव टेक्निक की. सबसे पहले आ जाएगा जी थर्ड पर्सन नरेटिंग टेक्निक है इसकी, और विद एन impersonal narrative voice. This technique makes the narrative scene traditional and straightforward, especially when compared to the more obviously experimental narrative techniques that were being used at the time by such novelists as James Joyce and Virginia Woolf. जी, ये दो राइटर जो थे ये अपनी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे, और ये चीज़ भी हम लोगों को फॉस्टर के नावल के अंदर दिखेगी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. नरेटर हियर इज़ अपेरेंटली omniscient, यानी कि उसको सब कुछ पता है, ऑल नोइंग, telling the reader much about India at the same time as describing the situations in which the various characters find themselves. At the same time, narrator explained full events,
most notably the misadventure of Miss Moore and Edla Quested in Marble Caves। अब यहाँ पे नरेटर के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है। एक तो वो ऑल नोइंग है और सही से वो एक्सप्लेन करता है हर बात को। फिर यहाँ पे एम्बिग्यूटी की बात हुई है कि अ डिग्री ऑफ एम्बिग्यूटी आल्सो सराउंड्स द डिपिक्शन ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स। फिर यहाँ पे बात हुई है कि फॉस्टर आल्सो एज्यूम्स दैट द रीडर विल हैव सम नॉलेज ऑफ द सोशल नॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कैसे एट टाइम द नरेटिव फोकस शिफ्ट फ्रॉम अ डिपिक्शन ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स एंड एंटर द कॉन्शियसनेस ऑफ वन कैरेक्टर और अनदर। अब ये रीडर को पता नहीं चलता कि कैसे कॉन्शियसनेस एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर के ऊपर चली जाती है। ऐसी उनकी नरेटिव टेक्निक है। The system of consciousness effect is evident when Foster writes about Mrs. Moore's experience at the caves। अब मिसेस मूर की थॉट्स के बारे में बता रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसे था केव्स के अंदर। और फिर जब एडला क्वेस्टेड के बारे में बताया कि उनका कैसा पॉइंट ऑफ व्यू था जब उन्होंने जाके बताया ट्रायल को कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। सही है। It is also used when Aziz uses his thoughts about Islamic heritage and about his place in India। यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का दिखाया हुआ है। दूसरा शिफ्टिंग टेक्निक दिखाई है कि कैसे कॉन्शियसनेस वन कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर के ऊपर जाती है। तीसरा एम्बिग्यूटी बताई है। चौथा एक्सप्लेनिंग का बताया कि बहुत अच्छे इवेंट्स को एक्सप्लेन करता है। पांचवा ऑल नोइंग बताया है। फिर वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस के बारे में बताया कि उस जैसे राइटर्स से बहुत ज़्यादा उस वक्त टेक्निक्स जो वो यूज़ करते थे वैसी ही थी। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हम देखते हैं आगे सेटिंग इसकी क्या थी। द एक्शन ऑफ द फर्स्ट टू सेक्शंस ऑफ द बुक टेक्स प्लेस इन द टाउन ऑफ चंद्रापुर एंड एट द मार्बल केव्स लोकेटेड आउटसाइड द टाउन। Third section is set in Mao, a Hindu state several hundred miles from Chandrapur. The time setting is of the early 1910s and the early 1920s. स्ट्रक्चर इसका देखते हैं क्या था। अ पैसेज टू इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 parts or sections. Each part has its own particular symbols, correspondence and association. Each is set in a different season and opens with a chapter that describes a particular aspects of India. Part 1 क्या था? Titled Mosque takes place during the cool dry season. The mosque where Dr. Aziz meets Mrs. Moore corresponds to Islam and Islamic or Muslim aspect of India. अब उन्होंने कहा है हर पार्ट जो है एक तो डिफरेंट सीज़न बता रहा है, दूसरा हर चैप्टर जो है वो एस्पेक्ट ऑफ इंडिया का कोई ना कोई बता रहा है। अब इसके अंदर हमें सीज़न बताया कि कूल है और ड्राई है, और एस्पेक्ट क्या बता रहा है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कि उनका मॉस्क थी। उनका पहला पार्ट, पहला सेक्शन जहाँ पे डॉक्टर अजीज़ और मिसेस मूर मिलते हैं, उनकी आपस में बात होती है और फिर उनकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। एज रिप्रेजेंटेड बाय डॉक्टर अजीज़ एंड हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। पार्ट 2 क्या था हमारे पास? केव्स था, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द हॉट सीजन। The focus shifts through the British domination of India and to a contemporary British Christian perspective. Adla Quested becomes the center of attention. This part of novel is marked by misunderstanding and conflicts. अब यहाँ पे हम लोगों को ब्रिटिश कम्युनिटी की तरफ मूव होता दिखाएगा ये सेक्शन केव्स वाला। इसके अंदर एडला क्वेस्टेड जो थी वो हम लोगों का सेंटर दिखती हैं, उनके साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग उनको हो जाती है, एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाती हैं वो। फिर क्या होता है मिसेस मूर के बारे में हमें दिखता है। मिसेस मूर गिव्स इन अ डिस्पेयर आफ्टर शी हियर्स द इको व्हाइल शी इज़ इन केव एंड एडला बिकम्स कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड। ये इस वाले पार्ट के अंदर हम लोगों को दिखता है। ठीक है। और पार्ट 3 के अंदर हमें क्या दिखता है? Temple had takes place during the rainy seasons, several years after the action of part 1 and part 2. Dr. Aziz has settled in a Hindu state Mao. अब Dr. Aziz की लोकेशन चेंज हो गई है और this part of the novel concentrates on the themes of rebirth and reconciliation. The primary events are the Hindu festival celebrating the rebirth of Krishna and Fielding's return to India. Part 3 is the shortest of the 3 sections of the novel and might be considered as an epilogue, यानी कि conclusion. ठीक है। irony देख लेते हैं। E.M Forster has been called as an ironic writer. It is ironic that Aziz has organized the trip to the Marble Caves in order to entertain his English guest and ends in disaster.
यहाँ पर हम लोगों को आयरॉनिकली दिखाया हुआ है कुछ स्टेटमेंट्स के थ्रू कि कैसे आयरनी यूज़ किया है एम फॉस्टर ने अपनी राइटिंग के अंदर। सबसे पहले हमें दिखाया है कि जी अज़ीज़ जो है वो मेहमान नवाजी कर रहा है इंग्लिश गेस्ट की, जो कि सही साबित नहीं होती, सक्सेसफुल नहीं होती, वो एंड होता है एक डिज़ास्टर के अंदर, ठीक है। सेकेंड हम लोगों को दिखाते हैं, इट इज़ आल्सो आयरॉनिक दैट ऑल्दो caves are reputed to be famous, that is really nothing remarkable about them except their effect on the visitors। अब यहाँ पर हम लोगों को केव्स का दिखाया हुआ है जी, केव्स की पिकनिक पर जा रहे हैं, ट्रिप पर जा रहे हैं वो लोग, बड़ी कोई चीज़ होगी, पता नहीं क्या क्या होगा उसके अंदर देखने लायक, लेकिन क्या होता है इतनी वो लोग मेहनत मुशक्क़त करके जाते हैं हाथियों के ऊपर और नाश्ता वगैरह भी बाहर से करते हैं, लेकिन वहाँ जाके क्या होता है जो मिसेस मूर हैं वो बेहोश हो जाती हैं और मिसेस एडला जो हैं, एडला क्वेस्टेड, वो मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाती हैं, वहाँ से भाग जाती हैं और जो डॉक्टर अज़ीज़ थे जिन्होंने ये सारा अरेंज किया था उनको पनिश क्या मिलती है, उनकी हॉस्पिटलिटी की, कि उनके ऊपर क्राइम की वो आ जाती है, चार्ज लग जाता है कि जिन्होंने रेप किया है, ठीक है। यानी कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्लिक्ट्स वगैरह बन जाते हैं और मीनिंगलेसनेस दिखाई है इसके अंदर, और ऐसा कुछ था नहीं, ये आयरॉनिक था, ठीक है। बस विजिटर्स जो थे उनको इफ़ेक्ट हुआ इसका, सही है। A further irony occurred later in the book when Dr. Aziz assumes that his friend Cyril Fielding has married Adela Quested, and Fielding has married Stella Moore, Mrs. Moore's daughter, whom Aziz greatly admired and liked। अब अज़ीज़ जो है उनकी फ्रेंडशिप थी सिरिल फील्डिंग के साथ, ठीक है। अब उनको क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि जी ये इन्होंने एडला क्वेस्टेड के साथ शादी कर लिया, जिसकी वजह से उन्होंने उनसे बोलना छोड़ दिया। लेकिन बाद में जब सिरिल फील्डिंग ने बताया कि उनकी स्टेला मूर से शादी हुई है, जो कि मिसेस मूर की बेटी थी और जिनको अज़ीज़ बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, तो यहाँ पर एक आयरनी भी दिखाई हुई है कि यहाँ पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी और फिर उन्होंने बोलना छोड़ दिया उनके साथ, और असल में हकीकत क्या थी, ठीक है। Also ironic is the suggestion that Stella, who has just arrived from England, may have greater understanding of the mystery of India than does Aziz himself। जी ये भी ironic बात है, स्टेला अभी आई है और फिर सिरिल फील्डिंग अपनी वाइफ के बारे में बता रहे हैं कि जी इनको बहुत ज़्यादा शौक है रियल इंडिया देखने का और इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इन चीज़ों की, और इतने अज़ीज़ को भी नहीं पता ये वो, तो ये सारा सब कुछ आयरॉनी के अंदर आता है, ठीक है, जो आयरॉनिक पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोगों की होगी क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर, सिंबल्स के ऊपर, थीम्स के ऊपर, लोकल इंडियन कम्युनिटी के ऊपर, ब्रिटिश कम्युनिटी के ऊपर, ठीक है। इस वीडियो में मैंने ऐड नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी लेक्चर की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।